बेसिकली पूरे वीडियो में मुझे एक ही चीज देखी कि एक कॉन्टिजेंसी समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझा नहीं पा रहा था और दूसरा समझ नहीं पा रहा था। कि आप मैथमेटिक्स की किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं कर रहे हो, आप जब कंप्लीट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, आप जब बात कर रहे हो कि जहां पर सब कुछ निर्माण होने की बात कर रहे हो, तो वहां पर जो जो निर्माण हुआ है उसकी बात होनी ही चाहिए। मतलब गॉड का मतलब ही ऑल माइटी है, ही कैन डू एनीथिंग। वो सिर्फ कॉन्टिजेंसी के डेफिनेशन में ही रहेंगे क्या? तो ये चीज मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया कि जस्टिफाई किया गया, हमास के द्वारा जो किया जा रहा है वो जस्टिफाइबल है, वो सही है। पूरी की पूरी बात कर रहे हो कि ये है, हो रहा है, वो हो रहा है, गॉड प्रूव करना है, नहीं करना है, लेकिन आपने एनर्जी की बात ही नहीं की। अलजेब्रा जो है वो अगर आप 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप किंडर वाले बच्चे को सजा नहीं दे सकते हो कि तुमको अलजेब्रा क्यों नहीं आता है। को अद्धा वेद कह इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वागदेवा अस्य विसर्जनेन अधा को वेद यत् आबभुव इयं विसृष्टिर्यत् आबभुव यदि वाददे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। भाई अभी रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल चल रही है, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उस पर डिबेट चल रही है। उसमें एक मौलवी है और जावेद अख्तर साहब है। अब वो वीडियो आपने तो देखी होगी डेफिनेटली, तो आपका उस पूरे टॉपिक पे या फिर उस पूरे डिस्कशन पे क्या ख्याल है? देखो यार, एक मुझे शिकायत है वो वीडियो से। मतलब उस डिबेट में आपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव नहीं रखेंगे ये कहा, पर पूरे वीडियो में एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव जो है वो दिखा। मतलब जावेद अख्तर साहब जो है वो भी एक रिलीजन पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, वो दिखा। और जो सामने काउंटर दे रहे थे वो भी एक रिलीजियस ग्राउंड पर काउंटर दे रहे थे, ऐसा देखने को मिला। अब शिकायत ये है सौरभ भाई से भी, ललन टॉप से भी, कि अगर आपको डज गॉड एग्जिस्ट, मतलब इटर्नल सोर्स की हम बात कर रहे हैं, जब उनकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सबसे पुराना रिलीजन है वहाँ से किसी इंसान को नहीं बुलाया गया। तो ये मुझे काफ़ी बड़ी खामी जो है वो दिखाई देती। खैर वो जो प्रॉब्लम है आज हम पूरा कर देंगे उस चीज़ को। हम इसको 7 चैप्टर में डिवाइड करेंगे। प्रोपेगेंडा कर रहे हो आप? 7 चैप्टर में पूरे इसको डिवाइड करेंगे। और पहला जो है वो है जो पूरे वीडियो में ही चलता गया, डिबेट में ही चलता गया, कॉन्टिजेंसी कॉन्टिजेंसी कॉन्टिजेंसी। भाई एक मेरा सही में जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं पूरी वीडियो देखा, उसमें कॉन्टिजेंसी चला। अब वो कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या आपको समझा? मैंने क्योंकि लेबनिस की राइटिंग्स में सबसे पहले कॉन्टिजेंसी तब मेरे को समझा था, लेकिन जब ये वीडियो देखा तो मेरे को समझ ही नहीं रहा था। बेसिकली पूरे वीडियो में मुझे एक ही चीज़ देखी कि एक कॉन्टिजेंसी समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझा नहीं पा रहा था और दूसरा समझ नहीं पा रहा था। और साथ में मेरी भी हालत ऐसी थी, भाई बोलना क्या चाहते हो? एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ना कि आप जो कॉन्टिजेंसी है वो ऐसा समझा रहे हो ताकि उसको पूरा समझ में भी ना आ जाए, ताकि वो काउंटर ना करे। ताकि मैं आधा अधूरा समझाऊं ताकि उसको मैं और काउंटर करता रहूं, भाई कॉन्टिजेंसी बोलो कॉन्टिजेंसी बोलो। मुझे एक बात याद है, मैंने आपको पूछा था कि भाई जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको कैसे ज़्यादा अच्छे से याद रखें, तो यू टोल्ड मी कि उसको इतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करो कि वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, आप वैसे ही समझ जाओगे। तो आपने कहा था जो जितना इजीली समझा सकता है वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझाए। तो मौलवी को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वही ठीक से समझा नहीं था इस बात को। वो क्या हो रहा है कि कॉन्टिजेंसी को बहुत हार्श इसमें अगर लेके गए, पूरा डीप इसमें लेके गए कि भाई कॉज है, फिर उसके बाद कॉज को रिग्रेस इसमें करो, वो सब टेक्निकली इसमें जाना ही नहीं है। बेसिकली वो जो कहना चाह रहे थे वो ये था कि अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे कोई मेकर है, एंड देन वो भी कोई चीज़ है उसके पीछे। मतलब समझ लो कोई पॉट बनाया हुआ है तो पॉटर है, देन उसको भी बनाने वाला कोई है, उसको भी बनाने। ऐसे हम पीछे 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 जाते गए। एक जगह तो हमको रुकना पड़ेगा, एक जगह जहां हम रुक रहे हैं वही गॉड है, ऐसा स्पेसिफिकली उनका बोलना था। अब हम टेक्निकल इसमें नहीं जा रहे कि भाई कॉज है एंड देन वो है वो सब, लेकिन इस तरीके से उनका कहना था कि वहां पर वो रुक गए। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमें, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो 1000 साल पहले हमें वाजिब अल वजूद जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर नेसेसरी एग्जिस्टेंस की बात की गई है। अब नेसेसरी एग्जिस्टेंस भी अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बहुत गहरा जाएगा, लेकिन वही है जहां हम रुक रहे हैं, फाइनली जहां हमको रुकना पड़ेगा वही गॉड है, वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो वहां पर 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, 3000 साल नहीं, 4000 साल नहीं, 5000 साल पहले अगर हम भगवत गीता देखते हैं तो उसमें जो हमारा 10th चैप्टर है और 8 श्लोक है, उसमें अहम सर्वस्य प्रभवो, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था। मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं ही सभी
सभी चीज़ों का सोर्स हूँ, मतलब मुझसे सारी चीज़ें जो है वो निकली हुई है। इवन जो त्रिगुणों का जो चैप्टर है उसमें भी भगवान कहते हैं कि मैं सबका बीज प्रदप पिता हूँ। मतलब प्रकृति जो होती है, प्रकृति में कॉन्शियसनेस नाम की बीज मैं ही प्रेरित करता हूँ और फिर उसके बाद में लिविंग फॉर्म्स, क्योंकि प्रकृति इज एब्स्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली और उसी के साथ साथ जो 7th चैप्टर में 7th श्लोक है उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई जो मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है पर्ल के बारे में, भगवान श्री कृष्ण ने ही पर्ल्स का एग्जाम्पल दिया है कि भाई आप नेकलेस जब बना रहे हो उसमें जो मणि आप डाल रहे हो तो मणि आप थ्रेड में डाल रहे हो। अब आपको जब आप देखते हो तो आपको मणि दिखते हैं, आपको नेकलेस दिखता है, लेकिन आपको थ्रेड दिखता है क्या? नहीं, वो थ्रेड जो है वो भगवान है। और ये जो थ्रेड है अगर नहीं भी दिखता हो तो इसका मतलब ये है वो नहीं है, वो है। एंड मेरा एक पॉइंट है कि जब मौलवी शुरुआत में बोल रहे थे कि हम इसमें एम्पेरिकल एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते, एम्पेरिकल पैरामीटर्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ को गेज करना चाहते हैं कि जो कि फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स व्हाट यू वांटेड टू से। बट जब वो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ही स्टार्ट्स गिविंग एग्जांपल ऑफ अ बॉल, जो कि एक फिजिकल चीज़ है। बॉल तो एक फिजिकल डायमेंशंस उसके भी है, एम्पेरिकल डायमेंशंस उसके भी है। एंड देन ही स्टार्ट्स कि एक आइलैंड पे एक बॉल है। सो बेसिकली वहाँ पे जो वो उन्होंने क्लेम किया था कि मैं नहीं करना चाहता, तो वही वो कर रहे हैं। देन ही सेड कि इट इज़ इरेशनल टू अज्यूम कि द यूनिवर्स कैन एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। और फिर तो क्या ये रैशनल है कि फिर 6 दिन में बन गई थी यूनिवर्स? मतलब कुछ स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बोला जाता है कि ऐसे कि 6 दिन में बन गई थी। सो वो रैशनल है। अगर वो अपने आप से एग्जिस्ट करे तो वो इरेशनल है। दिस इज अगेन माई काउंटर, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ऋषि कन्नड़ ने एटम को ढूंढा था, कितना पुराना, बहुत पुराने 6th century BC आई एम सेइंग। पर वो थोड़ी यकीन करेंगे ना। नहीं, हाँ, वो तो यकीन नहीं। रदरफोर्ड पे तो यकीन करोगे, हाँ, उस पे डाल्टन कर पे यकीन करोगे, उन पे कर सकते है ना? वेस्टर्न। तो वैसे उन पे भी यकीन नहीं करते हो, लेकिन खुद का पॉइंट प्रूव कराने के लिए, बिकॉज देर इज अ डीप स्ट्रेटेजी इसमें चलती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ रिलीजन प्रस्तुत करना चाहते कि विच इज़ वेरी साइंस फ्रेंडली, क्वेश्चन फ्रेंडली, एंड देन देर इज अदर पार्ट जो कि बस हर चीज़ थोपना चाहता है। सो देर इज अ डीप स्ट्रेटेजी दैट इज गोइंग ऑन हियर। लेकिन अगर वो लोग एक्सेप्ट करते, डाल्टन ने जब ढूंढा था या फिर रदरफोर्ड ने जब वो एटम का वो मॉडल जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने इवेंचुअली पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। एक न्यूक्लियस, एक डेंस मटेरियल है। उन्होंने जो अल्फा रेस पास की थी और उसके बाद में डिफ्लेक्शन से उन्होंने देखा कि कुछ यहाँ पे सब एटमिक पार्टिकल्स है। अब मुझे बताइए कि वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम क्या किसी के कहने पे, या वहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे कि किसी के मतलब वो एग्जिस्ट करने के लिए उसको कोई बाहर के फोर्स की या किसी कॉज इफेक्ट की या फिर कॉन्टिंजेंसी की जरूरत पड़ रही। वो तो बाय इटसेल्फ एग्जिस्ट कर रहा और उसके वो सिस्टम ऑटोनॉमसली चल रही विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर इतनी छोटी चीज, सेम मॉडल हम देख सकते कि सोलर सिस्टम में, आई नो कि हमारे इसमें जो स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह जो कही गई है, एंड अगर हम उसको डीपली जाए तो होता भी है, लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। एंड ही इज गॉड फॉर गॉड सेक। वो मतलब गॉड का मतलब ही ऑल माइटी है, ही कैन डू एनीथिंग। वो सिर्फ कॉन्टिजेंसी के डेफिनेशन में ही रहेंगे क्या? उसके बाहर भी जाके ही कैन डू एनीथिंग। एंड जो दूसरा मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि आप पूरी बात कर रहे हो, पूरी की पूरी बात कर रहे हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, गॉड प्रूव करना है, नहीं करना है, लेकिन आपने एनर्जी की बात ही नहीं की। फिजिक्स में मेटाफिजिक्स की बात की गई, मेटाफिजिक्स की बात की, एनर्जी की तो बात सबसे पहले होती है ना। तो हम जो आपसे बोल रहा हूँ, ये तो एनर्जी है जिसको हम आदि शक्ति, और वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप सीधा एविडेंस देख सकते हैं। हर चीज आप साइंस के प्रूफ के लिए रुकोगे, मैं सांस ले रहा हूँ क्या, नहीं, शो मी सम प्रूफ, अबे तो प्रूव कर। तो वो तो हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ तो आप खुद, जैसे अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, जैसे आप हमने फेथ और बिलीफ की भी बात हमने डिस्कस करते समय किया था कि कॉन्शियसनेस जो है उसको प्रूव नहीं किया गया एज सच, लेकिन अभी आप कॉन्शियस हो सकते हो। अभी भी हम जो कॉन्शियसनेस को ब्रेन मैपिंग में भी कुछ पैटर्न्स के अराउंड किया हुआ है, तो कॉन्शियसनेस इज शिवा हमारे हिसाब से, और जो एनर्जी है वो आदि शक्ति है, और दोनों के मिलने से लाइफ फॉर्म्स, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो बेसिकली एनर्जी की बात नहीं की गई,
और कॉन्शियसनेस की बात नहीं की गई और आप प्रूव करने लगे गॉड को, तो मेरे हिसाब से काफ़ी दूर की बात होगी। एग्जैक्टली और मुझे जावेद साहब से भी एक जो मतलब खामी नज़र आई वो ये है कि वो भी एक ही रिलीजन का जो पर्सपेक्टिव उन्होंने रखा है वहाँ पर, तो ये दो तरीके से हो सकता है। या तो उन्होंने बाकी जो रिलीजन है वो सब के बारे में स्टडी की नहीं है, या तो अगर स्टडी की है तो वो प्लेटफॉर्म पे उनको बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी। ये दो ही उसके पर्सपेक्टिव निकल सकते हैं। अब देखिए क्या है कि उन्होंने फेथ और बिलीफ की भी बात की वहाँ पर। मतलब उन्होंने कहा कि भाई फेथ जो है वो काफ़ी डेंजरस है क्योंकि वो इलॉजिकल है, वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। वो बिलीफ पर काफ़ी यकीन रखते हैं क्योंकि वो लॉजिकल होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। और फेथ को तो उन्होंने मतलब बेसिकली एक नॉनसेंस बात भी कह दी। अब देखिए क्या है कि हिटलर वो था, उसने गैस चैम्बर जो है वो सब किया था, हिटलर की बात भी वहाँ पर निकली थी। अब ये बात कहाँ से सच है? अगर प्रूव करना चाहे कहाँ से सच है? क्या उन्होंने खुद देखा अपने आंखों से हिटलर को? नहीं देखा। क्या उन्होंने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी कि भाई हिटलर ने वो गैस चैम्बर में डाला था? नहीं देखा। मतलब कि वो एविडेंस बेस्ड उन्होंने बात कही, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, किसी न किसी ने देखा हुआ है और उसने नोट डाउन किया हुआ है। सेम उसी तरीके से अगर हम और पीछे इतिहास में जाते गए तो हमें देखने को मिलता है कि जो भी वो चीज़ें यकीन कर रहे हैं वो चीज़ किसी न किसी ने एविडेंस बेस्ड देखी है और किसी ने लिखी है ना। अब इसी पर्सपेक्टिव से अगर हम चले तो यहाँ पर वो कहते हैं कि एविडेंस क्या है गॉड का, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जी ने जब वो भगवत गीता का पाठ दे रहे थे अर्जुन को, उस समय पर उन्होंने दिव्य दृष्टि भी दी थी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने ओरिजिनल अवतार में आए थे और अर्जुन ने उनके ओरिजिनल अवतार में उनको देखा और ये तो डॉक्यूमेंटेड है। तो फिर वो यकीन क्यों नहीं करते कि हाँ सही में है और देखा गया था? इसको क्यों माइथोलॉजिकल कहा जाता है और उसको क्यों हिस्ट्री कहा जाता है? तो यहाँ पर जो फेथ और बिलीफ की बात आती है वो काफ़ी सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव से आती है कि भाई सिलेक्टिवली आपको जो लगता है, आपके लॉजिकल दिमाग में बैठता है, उसको आप बोल दो कि बिलीफ है, और जहाँ पर आपके लॉजिकल दिमाग में नहीं बैठता है उसको आप बोल दो कि फेथ है। क्योंकि फेथ सही गलत भी हो सकता है और बिलीफ भी सही गलत हो सकता है, क्योंकि हर बिलीफ पहले फेथ ही था। जो उन्होंने जावेद अख्तर साहब ने कहा कि जो भी आप बात कर रहे हो, माइक में बात कर रहे हो, लाइट है, ये सब है, ये सब उन लोगों ने किया है जिन्होंने रैशनल दिमाग इस्तेमाल किया। तो उन्होंने भी पहले बिलीफ रखने के पहले फेथ रखा था कि हो सकता है, तभी जाकर वो सामने निकल कर आया था। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है डामर तंत्र। मतलब एक किताब है हिंदुइज्म में, डामर तंत्र, काफ़ी पुरानी है। वहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का संवाद है। शिव जी और पार्वती जी के संवाद में शिव जी एक चीज़ की बात कर रहे हैं। वो कौन सी चीज़ है? वो है शिवम्बू। अब काफ़ी लोग अभी शायद जानते होंगे, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे शिवम्बू क्या होता है। शिवम्बू होता है, अगर उसको हम हिंदी इंग्लिश में देखें तो वो है यूरिन थेरेपी। मतलब अभी जो परेश रावल साहब है उन्होंने उसका जिक्र किया था। यूरिन जो है, सुबह की जो यूरिन होती है वो पीते थे, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो गई। अब ये साइंस बैक नहीं है, साइंस इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अगर हम एविडेंस पर्सपेक्टिव से देखें, यहाँ साइंस फेल हो गया। साइंस से रिलीजन की बात करें, साइंस फेल हो गया, लेकिन एविडेंस की जब हम बात करते हैं तो आनंद कुंज है, जहाँ पर हजारों लोग यही यूरिन थेरेपी की वजह से अपना कैंसर क्योर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई, वो तो रोज यूरिन पिया करते थे, उन्होंने तो किताब भी लिखी थी शिवम्बू। अगर यूरिन बुरी होती, अगर आप पी रहे हो बुरी होती, इतने साल वो कैसे जिंदा रहते? और जब परेश रावल जी ने ये कहा कि मुझे जब सजेस्ट किया गया अजय देवगन जी के फादर के द्वारा कि आप यूरिन पियो, स्टंटमैन जितने भी स्टंटमैन है सब पीते हैं, मतलब इतने सारे लोग वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे हैं और उससे उनको फर्क पड़ रहा है, उससे उनको फायदा हो रहा है, ये तो एविडेंस बेस्ड हो गया, ये तो लॉजिकल हो गया। तो क्या यहाँ पर ये चीज़ मान लेंगे? ना ही जावेद अख्तर साहब मानेंगे, ना ही मौलवी साहब मानेंगे। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि भाई आप साइंस और रिलीजन की जब बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप साइंस भली जिस चीज़ को बैक ना करे, एविडेंस बेस्ड जो चीज़ें हो उसको भी आप यकीन नहीं करोगे, उसमें भी आप डाउट जो है वो बिल्कुल रखोगे, क्योंकि साइंस ने नहीं किया। आप साइंस की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था, फॉरेन के भी, वेस्टर्न के भी लोगों ने रिसर्च किया था, पर वो रिसर्च बाहर नहीं आने दी, क्योंकि इतना सस्ता अगर किसी को दवाई मिल जाए तो वो दवाई जो है वो कैसे बड़ी बड़ी भारी भारी दवाएं जो है वो बेच पाएंगे। क्योंकि जब बच्चा अपने वूम में होता है, बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है, उस समय पर वो किस चीज़ पर जिंदा रहता है? खुद की यूरिन पर ही जिंदा रहता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें साइंस बैक्ड है, लेकिन यहाँ पर वो यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्सपेक्टिव है वो उनको इजाज़त नहीं देता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो सवाल की बात आती है कि भाई
जावेद अख्तर साहब ने कहा कि कोई भी रिलीजन जो है वो सवाल करने की इजाज़त नहीं देता, कोई मजहब सवाल करने की इजाज़त नहीं देता है। यहाँ पर भी उनका जो बिलीफ और फेथ है उसमें डिस्टिंग्विश देखने को मिलता है। क्योंकि अगर जावेद अख्तर साहब ने, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई उन्होंने अगर बाकी रिलीजन पढ़े होते तो उनको पता होता कि जो भगवत गीता है वो क्वेश्चन एंड आंसर ही है। यहाँ पर भक्त जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है और भगवान जो है वो जवाब दे रहे हैं। हमें देखने को मिलता है जो प्रश्न उपनिषद है हमारे इसमें, वो देखने को मिलते हैं जहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर उन्होंने बात पर्टिकुलर रिलीजन की करनी चाहिए थी कि आपको यहाँ पर सवाल करने की इजाज़त नहीं है, आपको यहाँ पर जो बोला गया है उसी पर स्टिक रहने की इजाज़त है, आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ये गलती कर दी कहेगी कि सारे मज़हब, ये उनका इग्नोरेंस बताता है, ये उनका जो अपने आप में एक बिलीफ बनाकर फेथ रखा गया है वो बताता है, या फिर वहाँ पर जो स्टेज है वहाँ पर एक हिचकिचाहट जो है वो बताता है। भगवत गीता में काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, मतलब क्वेश्चन आंसर की वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ भगवत गीता में देखने को मिलती है हमारे 18वें अध्याय के 63rd श्लोक में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता जो है वो अर्जुन को बता दी है। अब क्या कहना चाहिए कृष्ण जी ने कि अब जो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, अब जो मैंने कहा वो करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया है, सब कुछ चीज़ें बता दी है, जो सिक्योरिटी है वो भी बता दिया है, अब तुम को जो सच लगता है, जो सही लगता है, जो आपका मन करता है वो करो। यहाँ पर फ्री विल की बात हो रही है। फ्री विल के बारे में इतना कहा जा रहा था जब गाजा की बात हो रही थी, फ्री विल फ्री विल फ्री विल, एक श्लोक में पूरा का पूरा फ्री विल समझा दिया गया भगवान जी के द्वारा। और यहाँ पर वो मतलब मौलवी भी जो है वो फ्री विल फ्री विल फ्री विल फ्री विल। अरे भाई, जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पर रिलीजन के पर्सपेक्टिव पे डिबेट नहीं हो रही है तो आपको भी क्यों हिचकिचाहट हो रही है दूसरे रिलीजन के बारे में बात करने में। जावेद अख्तर साहब से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा दूसरे रिलीजन की किताबें पढ़िए। शायद आपका जो है सारे मज़हब ये नहीं करते, सारे मज़हब और भी काफ़ी सारी चीज़, सारे मज़हबों में डायनासोर की बात, तो ये जो चीज़ें हैं जो उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये जो एक इग्नोरेंस है वो शायद उनका ख़त्म हो जाएगा। या तो जैसे प्रश्नों की बात हो रही है, एंड एज यू सजेस्टेड कि भगवत गीता और हमारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में प्रश्नों से ही सब कुछ शुरुआत होता है। बट अगर कोई बात करे कि हमारे यूनिवर्स की या फिर हमारे वर्ल्ड की सबसे पहली जो लिखी गई कोई किताब है तो दैट इज़ ऋग्वेद। एंड ऋग्वेद टेंटेटिवली अराउंड एटलीस्ट 9,000 10,000, आप 5,000 साल पहले की बात कर रहे थे, तो एटलीस्ट इट मस्ट बी अराउंड 9 to 10,000 ईयर्स ओल्ड बुक हो सकती है, और जो ओरली चल रही थी, मतलब ऐसा अगर देखें तो कितनी ही पुरानी होंगी तो वी कांट इवन इमेजिन। और उसको जो वैदिक एज को, एज यू नो इन एकेडमिक जो लोगों ने कितना ज़्यादा बदनाम किया है कि वैदिक एज मतलब एक डिकेडेंट लोग थे। बस हम जब वैदिक एज पढ़ते हैं हमारे हिस्ट्री बुक्स में क्या पढ़ते हैं हम, हाँ, कि वहाँ पे बस कुछ लोग थे जो गायों को बस बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, इसके ऊपर हम कुछ नहीं पढ़ते। और उसमें देखते हैं कि ऋग्वेद के ये मंडल में कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेशन है, और गायत्री मंत्र याद दिया है, सोम रस पीते थे, इंटॉक्सिकेंट टाइप का। ये चीज़ें हम हमारी बुक्स में पढ़ते हैं, बट व्हाट वी फेल टू एड्रेस इज दिस वन, जो एक भारत एक खोज नाम की एक सीरीज़ आती थी दूरदर्शन पे, एंड दिस सीरीज़ जो थी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू जी ने लिखी हुई किताब है, काइंड ऑफ उस पर ही बेस्ड थी। और उसी जो सीरियल के शुरुआत में एक टाइटल बजता था कि सृष्टि का कौन है करता, करता है वाह करता। तो ये देखो संस्कृत में अपने ऋग्वेद में इसका अगर ट्रांसलेशन संस्कृत में अगर हम देखें तो ऐसा है, एंड आई कोट, को अद्धा वेद कह इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वागदेवा अस्य विसर्जनेन अधा को वेद यत आबभुव इयं विसृष्टिर्यत आबभुव यदि वाददे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंगवेद यदि वा न वेद। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन ही है, यहाँ कोई तारीफ नहीं हो रही है। एंड अगर मेरा कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन ये है कि हु रियली नोज, किसको पता है, हु कैन से हाउ क्रिएशन अरोज, किसको पता है कि क्रिएशन कैसा उठा है। इवन द गॉड्स केम आफ्टर क्रिएशन, क्रिएशन के बाद गॉड्स आए, वो खुद बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमको बुक्स में बताया जाता है कि हाँ दे वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, दे वर्शिप लाइटनिंग, ये सब। और यहाँ वो खुद लोग बोल रहे हैं कि गॉड्स केम आफ्टर क्रिएशन, सो हु नोज इट्स ओरिजिन। इसके बाद का जो वर्स नंबर 7 है, 10
129.7 जो है यहाँ पे तो बोल रहा है कि जो सबसे पहला जो क्रिएटर होगा भी उसको भी क्या पता है ये कैसे आया, मतलब क्वेश्चन जो है खुद क्रिएटर को भी किया जा रहा है, क्रिएटर को भी किया जा रहा है। और कितनी बड़ी क्वेश्चनिंग चाहिए। वही तो मतलब ऋग्वेद में जिसके बारे में हमको क्या बताया जाता कि बस ये एक है स्क्रिप्चर है, बस ये सैक्रिफाइस करते हैं बस एक, और कुछ जगह पे तो यहाँ बोला जाता था कि गायों की सैक्रिफाइस दी जाती थी हमारे इसमें, और यहाँ पे देखो कितनी डीप थिंकिंग हो रही है। और इतना ही नहीं, अब आपको लगता होगा कि इसके आगे तो कुछ होगा ही नहीं, बस सवाल पूछा जवाब तो दिया नहीं, तो जवाब भी है यहाँ पे। जो हिरण्यगर्भ सूक्तम है, हिरण्यगर्भ सूक्तम में पूरा जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है हिरण्यगर्भा समवर्तते भूतस्य जातस्य प्रतिरेकासित। मतलब जो सबसे पहले हिरण्यगर्भ ही था। हिरण्यगर्भ मतलब एक छोटा सा पॉइंट जिसमें सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड हो, सब कुछ उसके अंदर था, इन अ वॉइड। एक वॉइड था, स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, वॉइड था। वॉइड की बात हो रही है भाई, मतलब स्पेस इतना सटल एलिमेंट है जिसको हम डे टू डे लाइफ में नोटिस भी नहीं करते, बट स्पेस एग्जिस्ट करती है। उस स्पेस के भी ना होने की, उसकी भी कल्पना मतलब की, आज भी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि अगर स्पेस ना हो तो क्या हो, उसकी भी बात की गई, उसकी भी बात की कि स्पेस नहीं है, वॉइड है। और फिर उसके बाद में 7th श्लोक आता है जो हिरण्यगर्भ सूक्तम है, उसमें बोला गया है कि व्हेन ग्रेट वाटर्स कंटेंट कॉस्मिक एम्ब्रो एंड गिव बर्थ टू फायर एंड फ्रॉम देम अरोज द गॉड्स। मतलब एक कॉस्मिक एम्ब्रो जो हिरण्यगर्भ की बात की गई है, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें सब कुछ था, उससे फायर आई, जस्ट लाइक द मॉडर्न बिग बैंग जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। एंड फ्रॉम दोज अरोज गॉड्स, विच गॉड्स शैल वी ऑफर आवर ऑब्लेशन टू। मतलब यहां पे भी पूछ रहे कि कौन से गॉड की पूजा करे, ऐसा नहीं बोले किस गॉड की पूजा करो, सवाल पूछ रहे हैं। और फायर आई, फायर से फिर गॉड्स है, जैसे हम शनि भगवान वगैरह बोलते हैं, प्लैनेट्स को सूर्य भगवान बोलते हैं, चंद्र भगवान बोलते हैं, तो चंद्रदेव नॉट भगवान, तो हम देव बोलते उसको। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, देव बोलते चंद्रदेव, इंद्रदेव, सूर्य देव। तो ये गॉड्स, क्या ये सच नहीं है कि उसी बिग बैंग से एक्सप्लोजन और उसी से ये सारी चीज़ें आई। एंड अगर आप शिवजी का डमरू भी देखें, शिवजी का डमरू काइंड ऑफ ऐसा उसका शेप होता है। हाँ, वो म्यूजिकलिटी के लिए बोलते हैं, म्यूजिकलिटी के, लेकिन उसको ही क्यों एज अ सिंबल भगवान शिव ने यूज किया है। तो जब एक्सप्लोजन दिखाते हैं, तो जब वो एक्सप्लोड होता है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, इट एक्सप्लोड्स लाइक दिस। और जब एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद में क्या होता है, वाइब्रेशंस आते हैं। और यूनिवर्स का मतलब ही फॉर गॉड से क्या है, यूनि और वर्स मतलब सॉन्ग। और जो वाइब्रेशंस है, जो ओम के वाइब्रेशंस है, कई लोगों ने सूर्य के साउंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश की है, जुपिटर के साउंड। तो एक ऐसा मोनोटोनस काइंड ऑफ एक साउंड होता है जो ओम को रिजेंबल करे। और इसकी जो इस साउंड ऑफ साइलेंस की बात अभी रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी ने की थी, इसके बाद ओशो ने की है, भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म में किया, और हिंदुइज्म तो खुल के उसकी बात करता ही है। तो हमारे जो ईस्टर्न रिलीजन्स है ये काफी इनवर्ड सेंट्रिक है। माय पॉइंट एग्जैक्टली इनवर्ड सेंट्रिक है, आउटवर्ड फोकस नहीं है। आउटवर्ड फोकस नहीं है हमारा। यहाँ पे डिप फिलोसॉफी हमारे। आप किसी भी गुरु के पास जाओ जो लेजिटिमेट गुरु है, और आप लेजिटिमेट गुरु के पास कब जाओगे, जब आपका कॉज लेजिटिमेट होगा। आपको जब जानना ही नहीं, मुझे जानना है, आप ऐसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वेल्थ चाहिए, तो फिर आप वैसे ही गुरु के पास जाओगे, बिकॉज आपका डायमेंशन ही वो है। लेकिन अगर आप जाओगे कि वांट टू नो द ट्रूथ, तो आप सही गुरु के पास जाओगे, और सही गुरु आपको एक ही चीज बताएंगे कि क्या फर्क पड़ता है भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। कोई फर्क नहीं अगर समझ लो वो डिबेट में मौलवी प्रूव करा देते जावेद अख्तर को कि गॉड एग्जिस्ट, या फिर जावेद अख्तर प्रूव करा देते मौलवी को कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, जो मेरे को ज़्यादा लग रहा है कि जावेद अख्तर साहब का थोड़ा पलड़ा वहाँ पे मुझे तो भारी लगा, बिकॉज उनके थोड़े लॉजिकल थे, भले ही वॉज रिप्रेजेंटिंग एन एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी जावेद अख्तर साहब बोल रहे थे उसको फैलेसी बोल के निगेट कर रहे हैं, या फैलेसी बोल के निगेट किया जा रहा था।
अगर प्रूव हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? अगर आपकी माइंडसेट, अगर हम जैसे आपने अभी डमर तंत्र की बात की और जैसे शिव जी माता पार्वती को बता रहे थे, तो माता पार्वती एक इंसिडेंस होता है कि माता पार्वती जो खुद आदि शक्ति है, जो खुद एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, आदि शक्ति मतलब एनर्जी, जो मतलब बेसिस ऑफ क्रिएशन है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर एनर्जी नहीं है तो आप कुछ ही नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एनर्जी खुद जब उसका कॉन्शियस नहीं होती है तो एनर्जी भी सो सकती है। लेकिन आज मॉडर्न लोग भी बोलते हैं कि वेयर फोकस, जहाँ पे आप फोकस रखते हो वहाँ एनर्जी फॉलो करती है। तो बेसिकली शिवा इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब शक्ति को बता रहे थे, शिव जी बता रहे थे, तो माता पार्वती सो गई थी। लेकिन यहाँ पे जब हम इनकी जो ये पूरे की पूरे डिबेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ना यूनिवर्स की बात की गई, ना यहाँ पे स्पेस की बात की गई। हम पंचतत्व की बात तो कब से कर रहे हैं, तो यहाँ पे सांसों की बात नहीं की गई। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले होता है अन्नमय कोश, विच इज आवर बॉडी, ग्रॉस फिजिकल बॉडी। उसके बाद होता है हमारा प्राणमय कोश, जो हमारी सांस होती है। उसके बाद में हमारा होता है मनोमय कोश, और जो सांसों से हम, जो सांसों को हम मन से नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सारे योगी है जिन्होंने सांसों पर इतना ज़्यादा कंट्रोल किया होता है कि वो घंटों तक बिना सांसों के रह सकते हैं। और ऐसा एक हमारे इंडियन योगी भी वहाँ पे गए थे, श्री राम जी, और वो जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ के रिसर्चर्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने, ताकि लोगों को मतलब विश्वास करने में आसानी हो, ऐसी ही हमारी मॉडर्न ट्रेनिंग हो रखी है कि अगर वेस्टर्न वाले लोगों ने किया तो ठीक ही होगा, हमने किया तो भाई वो तो प्रोपोगेंडा है। तो उन्होंने किया है कि उनकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स रुक गए थे विद द कंट्रोल ऑफ हिज ब्रेथ। और आपको भी बताया, सिंगर्स को, एक्टर्स को बताया जाता है कि आप सबसे अच्छा अगर बना तो यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेथ। तो ब्रीदिंग पे कंट्रोल मन से करते हैं, मन को बुद्धि से, और बुद्धि के ऊपर होता है आनंदमय कोश, जिसमें आपको सिर्फ ब्लिस फील होती है। उसको पराशक्ति, आदि शक्ति कहते हैं कि वो आपके, और वो कहाँ बोल रहे हैं, अंदर ही, तुम्हारे भीतर ही आदि शक्ति है। और फिर इन सबको जानने वाले शिव है। जैसे जो इसकी बात होती है, एविडेंस की बात होती है, तो जावेद अख्तर साहब ने कहा कि किसी भी मजहब की किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं किया गया है। अगेन वही इग्नोरेंस। अगर डायनासोर की हम बात करते हैं तो भाई डायनासोर तो अभी नया नाम दिया गया है ना, वर्ड दिया गया है। उससे रिजेंबल अगर कोई वर्ड हो तो वो तो मानना ही चाहिए। अब उस पे भी मौलवी क्या बोलते हैं कि आप मैथमेटिक्स की किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं कर रहे हो। आप जब कंप्लीट एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, आप जब बात कर रहे हो कि जहां पर सब कुछ निर्माण होने की बात कर रहे हो, तो वहां पर जो जो निर्माण हुआ है उसकी बात होनी ही चाहिए। मतलब ये आप बोल रहे हो मैथमेटिक्स की किताब में डायनासोर गलत चीज है। आप जब कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हो और मैथमेटिक्स की किताब में अगर 10 नहीं है तो गलत चीज है। जब आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वहां पर जो जो एग्जिस्ट हुआ है उसकी बात होनी चाहिए। और यहां पर अगर हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम है, महाभारत है, वहां पर हमें जो तिमिंगिला देखने को मिलता है, जो वेल को भी खा जाए, इतना बड़ा हमें एक ये देखने को मिलता है, जीव देखने को मिलता है। मकर है, हमें जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पुराने टाइम में बड़े बड़े एनिमल्स थे। ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे एनिमल्स जो है वो बहुत बड़े 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 होते गए हैं। और हमें जब हम त्रेता युग की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो वहाँ पर जटायु है, जो इतने ह्यूज थे। जो रावण है वो वाहन में सीता जी को लेकर जा रहा है, उनसे भी लड़ लिए। तो कितने बड़े थे वो जटायु। और वो छोड़िए, अगर हम हम्पी की बात करते हैं, जो मंदिर है, टेम्पल है, वहां पर हमें जो डायनासोर है उसका कोरीव काम देखने को मिलता है कि डायनासोर देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे वो कैमल है, कैमल नहीं, कैमल की अलग आकृति वहां पर दी हुई है, लेकिन डायनासोर है। अगर हम कंबोडिया की बात करते हैं तो वहां पर एक टेम्पल है, वहां पर प्योरली डायनासोर जो है वो देखने को मिलता है। तो मतलब क्या है कि भाई डायनासोर, उसका जिक्र पहले भी था। और वो तो फिर बाद में इतने सारे मंदिर जो तोड़े गए, उससे तो आपने कितनी सारी चीजें जो है वो नष्ट कर दी, कितनी सारी चीजें जो है उसको छुपा दिया। आप अगर वो रखते, आज अगर हम उनको स्टडी करते, टेम्पल मतलब स्टडी, अगर आज हम वो सब चीजों को स्टडी करते तो आज हम कहाँ कहाँ पहुंच चुके होते। कब्रिस्तान, आगरा में जो एक कब्रिस्तान है उसको वंडर बना दिया जाता है, लेकिन वही जहां पर एक ऐसा टेम्पल देखने को मिलता है जहां पर एक पोल, जो एक स्तंभ है, वो बिना किसी आधार के खड़ा है, जहां पर अगर आप हाथ मारोगे तो वहां से संगीत निकलता है, जहां पर इतनी ऐसी ऐसी आकृतियां हैं जिनको अगर हम स्टडी आज करें, स्कर्ट में
जो आकृतियां हैं वो देखने को मिल रही है। आज हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, स्कर्ट में आकृतियां देखने को मिलती है, अलग अलग कैसी कैसी आकृतियां हैं जिनको अगर हम स्टडी करें तो मिसमराइज हो जाए। उस चीज को हम प्रमोट नहीं कर रहे, जो आज भली प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उस चीज को आज तक हमने उसके बारे में ध्यान भी नहीं दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पर काफी मतलब जो जावेद अख्तर साहब है उनका बहुत इग्नोरेंस देखने को मिलता है। जैसे अभी आपने कहा, वैसे क्रकलसा नाम का एक हमारे श्रीमद् भगवतम में ही है। तो क्रकलसा जो था मॉडर्न क्रोकोडाइल जैसा भी नेम साउंड करता है, उसको बोला जाता है कि बहुत बड़ा लिजार्ड हुआ करता था। बहुत बड़ा लिजार्ड मतलब वही हो गया ना, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लिजार्ड, ह्यूज मतलब ह्यूज। फिर किंग रिगा की बात आती है जिसमें उनको ऐसा श्राप दिया गया था कि आप बहुत बड़े लिजार्ड बन जाओगे, तो वो भी एक बहुत बड़े लिजार्ड बन गए थे। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। देन मुझे एक मेरी ट्रिप याद आती है, मैं तमिलनाडु गया था। तमिलनाडु में मेरे जो गाइड थे उन्होंने बोला कि यहीं पे एक बहुत पुराना मंदिर है, बिकॉज ही सॉ कि मुझे आर्कियोलॉजी में और हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। मैं उस पुराने मंदिर में गया और दैट मंदिर वॉज इन वेरी डिलैपिडेटेड सिचुएशन, एकदम टूटा था, उसकी दीवारें गिरी हुई थी। और जो गिरी हुई दीवार है उस पर एक डायनासोर लाइक स्ट्रक्चर पे मेरा ध्यान गया। मतलब उसके ऊपर एक इनग्रेव्ड करके रखा था, इंस्क्रिप्शन था। मैंने सोचा कि ये मैंने उसको बोला ये तो डायनासोर जैसा लगता है, तो बोले डायनासोर नहीं, ये याली है। तो मतलब वो लोकल लुक्स को याली बोलते हैं। सो दैट इज हाउ दीज डीप थिंग्स गो। उसके बाद में मैं सन टेम्पल गया था, कोणार्क सन टेम्पल। तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ बच्चे थे, मैंने उनको बोला कि हमारे टेम्पल्स में सिर्फ दर्शन नहीं करते, उनके जो मैसेजेस हैं उनको भी पढ़ो। तो वो सारे बच्चे हमारे साथ हमारे ट्रिप में थे, तो बच्चे एकदम ध्यान से देखने लगे। फिर वो बोलते कि भैया यहाँ पे एक चाइनीज़ ड्रैगन है यहाँ पे। तो चाइनीज़ ड्रैगन ही वो एक्चुअली डायनासोर हो सकता है। और आपने जैसे रामायण की बात की, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में होमिनिड्स की बात होती है, जो पहले जैसे मंकी से इवोल्यूशन हुआ, तो फिर थोड़े से फीचर्स मंकी के और थोड़े ह्यूमंस के आ गए थे, जिनकी क्रेनल कैपेसिटी जो ब्रेन की कैपेसिटी वो काफ़ी हाई थी। तो फिर वानर भी हमको देखने को मिलते हैं। और दुर्दैव ये है कि हम भी लोग वानर को बंदर समझते हैं नॉर्मल, लेकिन अगर उनको बंदर ही समझना होता तो हम उन्हें बंदर ही बोलते। संस्कृत स्क्रिप्चर्स उनको मरकट बोलते हैं, लेकिन उनको वानर बोलते, जो वन में रहने वाले नर, ऐसा उसका मतलब है। लेकिन ये हमारा भी दुर्दैव है कि हमने उस तरीके से, मतलब जो हमारे रिलीजियस लीडर्स भी है उसको सिर्फ रिलीजियसली देख रहे हैं, और साइंटिफिक जो आउटलुक वाले लोग हैं, जो हम जैसी पीढ़ी है जो पढ़ लिख चुके हैं, वो उसके तरफ उनको ऐसे पता चल रहा है कि ये तो बस कास्ट सिस्टम यही सारी प्रमोट करते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली हमारा भी उसमें एक लैकिंग है, हमने खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। और इनफैक्ट अभी हम दोनों बात भी कर रहे थे कि हम ऐसी बातें आगे लेके आएंगे स्टडी करके। और जो जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही कि नेचर में कोई जस्टिस नहीं होता है। उन्होंने इस पे कहा कि शेर हिरन को मार रहा है तो शेर को जेल थोड़ी हो जाएगी। देन अगर आंधी आती है, वो सारे पेड़ अगर उखाड़ कर लेकर जाती है, तो जो आंधी है, हवा है, उसको जेल तो नहीं हो जाएगी। देखिए, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं ना, उसमें इसकी बहुत अच्छी बात कही गई है। जो नेचर के जस्टिस की बात होती है, एक है भोग योनि और एक होती है कर्म योनि। अब ये योनियाँ होती है अलग अलग, और योनि जो है वो मतलब बेसिकली अगर और इजी लैंग्वेज में ये किया जाए तो हमारी जो सोल है वो अपग्रेड होती जाती है, वो ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो पहले एक छोटी योनि में, मतलब छोटे मतलब लाइफ फॉर्म में रहेगी, देन बड़े 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 बड़े, तो लास्ट जो सबसे कॉन्शियस वाला है वो ह्यूमन फॉर्म है। अब जो शेर है उसके लिए धर्म क्या है? धर्म मतलब जो सही चीज़ है उसको जो करनी है, उसको जो मतलब जैसे अर्जुन है उसको उसका धर्म था, उसी तरीके से शेर का क्या है, उसको सर्वाइवल के लिए क्या करना है, उसको सर्वाइवल के लिए हिरण को मारना है। तो उसने उसके लिए वो राइटिजियस चीज़ है, उसके लिए वो धर्म है। लेकिन ह्यूमन जो है उसके पास कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन के पास ऑप्शन है। ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन जो है उसको हिरण को काटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कंपेयर किस तरीके से किया जा रहा है कि समझ लो आप योनि जो है वो KG1, KG2, KG3, KG4, मतलब KG1, KG2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे जाके जा रही है 10 तक। 10 जो है वो ह्यूमन फॉर्म है, जो सबसे कॉन्शियस है, सबसे अच्छा ये हुआ है। अब अलजेब्रा जो है वो अगर आप 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप किंडर वाले बच्चे को सज़ा नहीं दे सकते हो कि तुमको अलजेब्रा क्यों नहीं आता है। उसी तरीके से आप शेर को अगर सज़ा दे दोगे कि भाई तुमको इतना समझ में आना चाहिए, तुम हिरण को नहीं खा सकते हो,
तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। तो जो नेचर में जस्टिस नहीं है की बात हो रही है, ये यहाँ पर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि नेचर का जो जस्टिस सिस्टम है वो एक शेर के खाने पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो एक यूनि पर डिपेंड होता है। और जो राइटिजियस सही गलत की चीज़ है वो एक कॉन्शियस लेवल पर जब हम आते हैं तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि हाँ सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। राइट। अभी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एक टाइगर होता है, वो टाइगर को सबसे पहले तो आपने बोला कि वो नॉनवेज ही खाता है, वो कार्निवोरस एनिमल है फॉर गॉड्स सेक। और अगर टाइगर के पर्सपेक्टिव से देखे तो उसके साथ जस्टिस हुआ है, टाइगर के बच्चे होते हैं उनके हिसाब से जस्टिस हुआ है, लेकिन डियर के पर्सपेक्टिव से वो तो इनजस्टिस हुआ। अभी टाइगर जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि 10 टाइम्स, मतलब उसकी एक्यूरेसी रेट सिर्फ 20% होती है, लेपर्ड की 80% होती है। मतलब वो 10 बार जब प्रयास करता है तो तब वो 2 बार सक्सेसफुल होता है। तो इस हिसाब से उसके साथ तो जस्टिस हुआ इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन अगर हम देखें आज मॉडर्न एनवायरनमेंट जो स्टडीज़ है, मॉडर्न एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, वो क्या कहती है कि जो टाइगर वो एक कीस्टोन स्पीशीज है। कीस्टोन स्पीशीज मतलब वो कि जिसके नहीं होने से प्रकृति पे या फिर इकोसिस्टम पे एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब जब टाइगर अगर अपना काम छोड़ दे या फिर उसको जेल में डाल दिया गया कि सारे टाइगर्स जेल में, तुम तो हिरन खूनी हो सालो, तुम जेल में बैठ जाओ जाके, तो अब टाइगर्स नहीं रहे, लायंस नहीं रहे, उनके साथ तो इनजस्टिस हो गया सबसे ऑन द, मतलब वहीं पे इनजस्टिस हो गया क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिल रहा। दूसरा, जब हिरन जो है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे हिरन की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जो ग्रास है, जो फॉडर है, वहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा प्राइमरी ऑटोट्रॉप्स है जिससे इकोसिस्टम में एनर्जी मिलती है, अगेन एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी जिससे मिलती है ऑटोट्रॉप्स ही खत्म हो जाएंगे। और फिर जो बाकी हर्बिवोरस एनिमल्स है वो तो जी नहीं पाएंगे, और हर्बिवोरस एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो फिर इवेंचुअली जो फूड चेन है उस पर ही पूरा इफेक्ट आ जाएगा और पूरी इकोसिस्टम वन डे कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा ही एक एग्जांपल हमको एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी देखने को मिलता है, जिसमें यूट्रोफिकेशन, जो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जब एनरिचमेंट होता है तो इतने ज़्यादा जू प्लैंक्टॉन्स बढ़ जाते हैं कि फाइटो प्लैंक्टॉन्स पे उसके ऊपर इसके कारण बहुत प्रेशर आ जाता है, तो पूरे सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम बायोस्फीयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एग्जिस्टेंस का प्राइमरी गोल क्या है? ये एग्जिस्टेंस खुद को सर्वाइव करवाना चाहता है, खुद को प्रोलॉन्ग करवाना चाहता है। इससे पहले भी कई सारे एक्सटिंक्शंस हुए, फॉर एग्जाम्पल ट्रायसिक एक्सटिंक्शंस, ये सब हुए हैं, लेकिन ये एक्सटिंक्शन ना हो इसके कारण ये जो इकोसिस्टम है अपने आप को बैलेंस रखना चाहती है। सो जस्टिस, बेसिकली हम कहीं भी जस्टिस का एक देखें तो जस्टिस के तराजू हमको देखने को मिलता है, एक बैलेंस रखना चाहती है, हैव्स और हैव नॉट्स में बैलेंस रखना चाहती है कि किसी के साथ में जस्ट बिकॉज ही हैज़ बहुत सारे प्रिविलेजेस तो वो दूसरों का शोषण ना करे। तो ये शोषण हिरन भी कर सकता है और ये शोषण टाइगर भी कर सकता है, तो एक चेक, एक बैलेंस उन दोनों में होना आवश्यक है। और एक जो चीज़ आती है इसी से कनेक्टेड है, वो है कि जावेद अख्तर साहब बोलते हैं कि आप बोलते हो कि भाई कॉन्टिजेंसी रुक जाओ, कहीं पर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशंस नहीं हो सकते हैं, तो जहाँ पर आप रुक रहे हो तो आप मतलब गॉड पर ही क्यों रुक रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा। एंड देन उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुम बोल रहे हो कि गॉड ने बनाई, पूरी जो सृष्टि है वो बनाई, तो उससे पहले गॉड क्या कर रहे थे, सृष्टि बनने से पहले गॉड क्या कर रहे थे? अब यहाँ पर वो इसका जवाब नहीं दे पाते। ये वो गॉड है, कुछ भी कर सकते हैं, बैठे होंगे नहीं, पर यहाँ पर वो एक चीज़ जो है, मौलवी जो है वो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव पर लेकर चले कि एक ही बार सृष्टि जो है वो बनी है और उन्होंने सेपरेट किया है, गॉड को, क्रिएटर को क्रिएशन से सेपरेट कर दिया है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था जब कॉन्टिजेंसी की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आई एम द सोर्स, वही सोर्स है, उन्हीं में से सब कुछ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम साइकिल की बात करते हैं, जो साइक्लिक है, कार्मिक साइकिल जो है वो आती है। जैसे हम भी, जैसे क्या होता है कि अगर हम मौलवी साहब के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम अभी आए हैं और फिर हमारा जजमेंट हो जाएगा, उसके बाद हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम हमारे स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर है कि हम अभी नहीं है, हम पहले भी थे, हम आगे भी होंगे। और यहाँ पर अगर किसी को ये लग रहा होगा कि ये तो हवा हवा वाली बात हो गई,
तो पुनर्जन्म की बहुत सारे जो किस्से हैं अगर हम नेट पर भी डालें तो साइंटिफिकली प्रूव्ड एक लेडी थी जिनका जन्म हुआ, 4 साल तक कुछ नहीं बोल रही थी। 4 साल के बाद जब उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला कि मेरे पति तो वहाँ पर है, मेरे पति की शॉप है, सब कुछ उन्होंने बताया। और वो दूसरे गांव में, जो कभी उनके माता पिता, जो बच्ची के माता पिता है, वो भी कभी उस गांव में नहीं गए थे। जब वहाँ जाकर देखा तो पता चला हाँ सचमुच जो ये बोल रही है सब कुछ सच है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो साइंटिफिक टर्म में कुछ भी बोला जाए, लेकिन जो पुनर्जन्म है उसकी बात होती है। हमारा उतना कॉन्शियसनेस नहीं होता है कि हमें वो सारी चीज़ें याद रहे। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि पुनर्जन्म मतलब हमारा रीबर्थ होता रहता है, और यही जो बैगेज है पुराने इसके जो कार्मिक बैगेजेस है वो हम आज लेकर चल रहे हैं, वही हम उसी तरीके से हमारा फॉर्च्यून जो है वो डेवलप होता है, उसी तरीके से हमारा लक जो है वो डेवलप होता है। और हमको ये मिलता रहता है कि भाई किस तरीके से हमें जो कर्म है हमारे, वो अलग अलग चीज़ें कर्म करके हमारे अगले जो जन्म है उसमें करें। और इन दी एंड क्या होता है, जब हम उस कॉन्शियसनेस लेवल पर पहुंच जाते हैं हम सोर्स में मलीन हो जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी जो चीज़ है कि जो हमारे इसमें बोला गया है, जो मतलब बेसिकली जो ब्रह्मा संहिता है उसमें कहा गया है ब्रह्मा जी का जो इनहेल है, एक्सेल होता है जहाँ पर सब सृष्टि जो है उसका निर्माण, क्रिएशन हो रहा है। इनहेल करते हैं तो वो सब जा रहा है। और यहाँ पर भी बोलेंगे अरे ये कौन सी बात हो गई, लेकिन उसी में जो टाइमलाइन है वो भी सही तरीके से कही गई। अब टाइमलाइन पे अगर हम जाएंगे, पूरे डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन 1000 युग की बात की गई है। 1000 युग मतलब वही है जितना साइंटिफिकली हमारी जो अर्थ है उसका जो अभी एज देखने को मिलती है उतना ही पाया गया है। तो साइंटिफिकली वहाँ पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की गई है, किस तरीके से जो अर्थ है उसका हमने निकाला कैसा, कितना बिलियन साल रहेगी। तो ये भी सारी चीज़ें जो है वो भी उसमें बात की गई है। तो बेसिकली ये है कि आज जो हमें बिग बैंग देखने को मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है एक ही बार हुआ हो, ये मल्टीपल टाइम्स। जो आपने डमरू की बात की थी, डमरू जहाँ एक्सप्लोजन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, उसी के साथ इन्फानाइट जो है वो भी एक, अगर उसको कनेक्ट करते इन्फानाइट जो साइन है वो भी देखने को मिलती है कि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हुआ है। मल्टीपल टाइम्स हमने पिछले वाले जब सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, यूनिवर्स पिछले वाला जो बिग बैंग हुआ होगा उसमें भी हम आए होंगे, उसमें भी हम इस तरीके से बैठे होंगे, और हो सकता है कि आगे भी हम इस तरीके से बैठेंगे। जो युग है हमारे वो लीनियर पोजीशन में नहीं है, हमारे साइक्लिक है कि हमारा सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है, देन अगेन सतयुग जो है उस पर हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा साइंटिफिक एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर सारी चीज़ें सोफिस्टिकेटेड तरीके से अरेंज की गई है। राइट। अभी जब जैसे आपने बात की कि साइकिल्स की, उसको संसार कहते हैं साइकिल्स को। और जब ये लोग मतलब प्रूव कराना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको स्टडी करने का, फिर उसको प्रूव करने का एक सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है कि उसके पैटर्न्स को समझो। अगर कोई एक साइकोलॉजिकल पेशेंट आता है, उसके में कोई अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, तो हमको बताया जाता है साइकोलॉजी की स्टडी में कि उसके पैटर्न्स को समझो। अगर हम ये साइकिल्स के पैटर्न देखें तो ये साइकिल्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आपके बायोजियो केमिकल साइकिल हो, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, और एनवायरनमेंट में केमिकल्स और बायोजियो केमिकल साइकिल्स होते हैं। उसके बाद में सीजन के साइकिल्स होते हैं ज्योग्राफी में। तो बेसिकली अगर आप साइकिल, हर एक चीज़ इस वर्ल्ड में अभी भी एक साइक्लिकल तरीके से काम कर रही है, साइकिल के तौर पे काम कर रही है। तो इसी के पैटर्न को रेप्लिकेट किया जा सकता है। और जो साइकिल्स की बात ही नहीं की हमारे यहाँ पे पैटर्न्स की, पैरेलल यूनिवर्स की भी बात की गई है, मल्टीवर्सेस की भी बात की गई है। जब मार्वल में मल्टीवर्स को लेके बात मूवी देखी थी लोगों ने, तो मेरा छोटा भाई था जो देख के इतना प्रभावित हुआ था कि देखो यार वहाँ के फिल्म मेकर्स कहाँ तक सोच लेते हैं, और हम देखो कि बस कुछ स्टोरीज के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो उसको मैंने जब बताया था कि मल्टीवर्स की जो थ्योरी है हमारे इसमें पहले से है अवेलेबल, और श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि श्री कृष्ण कैसे एक ही टाइम पे, जब बोला जाता है ना कि श्री कृष्ण इतने सारे नंबर ऑफ गोपियों के साथ कैसे डांस कर रहे थे लाखों, तो वो मल्टीवर्सेस में था। यहाँ एक यूनिवर्स और फिर दूसरे मल्टीवर्स में भी था। सेम कंसेप्ट बुद्धिज्म में भी आती है, जिसको बहुत सारे लोग बहुत साइंटिफिक रिलीजन मानते हैं और है भी। तो उसमें भी कुछ ऐसे मेथड्स बताई गई है जहाँ पे भगवान बुद्ध को भी अपने पिछले जन्मों के जो इम्प्रेशंस हो याद आते हैं। इवन आज भी कुछ ऐसे मेथड्स है कि जिसको अगर आप करो तो आपको पिछले जन्मों के जो मेमोरीज है वो
लौट के आ सकती है। एग्जैक्टली और जो हमारा लास्ट पार्ट आता है वो है मैप का। जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि अगर मैप में आप जहाँ सबसे ज़्यादा रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब एक्सट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उसको मार्क करो एंड देन उसके बाद एक दूसरा मैप लो जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा रेप, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर हो रहे हैं, उसको मार्क करो। दोनों मैप सेम रहेंगे। इसको काउंटर करते हुए जो मौलवी है उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन जो मैप है वहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है, एक्सट्रीमिज़म जो है वहाँ वो एक वही जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी जो डिबेट है, जावेद अख्तर साहब भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर चल रहे थे और मौलवी साहब जो है वो भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर चल रहे थे। लेकिन अगर हम ईस्टर्न वर्ल्ड देखें जहाँ पर हमें भारत देखने को मिलता है, जहाँ पर हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म ये सब स्प्रेड हुए थे, जैनिज़्म स्प्रेड हुए थे, वहाँ पर जितना पीसफुल एटमॉस्फेयर रहा है, मतलब बाहर से जो लोग आए थे, मेगास्थनीज से लेके बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने ये रिकॉर्डेड तरीके से कहा है कि जो चोरी है वो भी यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। इतना शांति थी कि लोग जो है वो दरवाजे भी नहीं लगाया करते थे। तो इतना शांतिपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती थी। अगर हम एथिस्ट पर्सपेक्टिव से भी देखें, उनका जावेद अख्तर साहब का जो था कि जो एथिस्ट है वहाँ पर शांति अगर है तो फिर हमें स्टालिन देखने को मिलते हैं, हमें जो माओ ज़ेडुंग देखने को मिलते हैं जो बेसिकली नो गॉड के पर्सपेक्टिव पर चलते थे। तो उनके पूरे अगर हम कार्यकाल में देखते हैं तो 100 मिलियन से ज़्यादा डेथ हमें देखने को मिली है। तो इतना ब्लडशेड वहाँ पर क्यों हुआ? अगर रिलीजन जो है वही अगर कारणीभूत है तो इतना ब्लडशेड वहाँ पर क्यों हुआ जहाँ पर नो गॉड की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी? तो ये एक पर्सपेक्टिव जो है वो भी निकल कर आता है। और गाज़ा पर्सपेक्टिव अगर हम ले, गाज़ा को खासकर काफ़ी एम्फेसिस किया गया। गाज़ा में जावेद अख्तर साहब ने भी कहा कि गाज़ा में बच्चों की डेथ हो रही है, ये सब हो रहा है। उस पर जो काउंटर आर्ग्यूमेंट मौलवी के द्वारा दिया गया था, इतना मुझे मतलब बचकाना लगा वो चीज़। लिटरली अगर दिखा जाए, गॉड टेस्ट कर रहे हैं, फिर इंजेक्शन जो है वो मतलब इंजेक्शन जो है वो अगर लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दुख देने के लिए लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको और अच्छा बनाने के लिए। तो उस पर जावेद अख्तर साहब ने कहा कि भाई इंजेक्शन मतलब उनको बम से उड़ाया जा रहा है, वो क्या इंजेक्शन है? तो इस तरीके की बातें जो है मतलब बिल्कुल सही तरीके का काउंटर जो है वहाँ पर नहीं दिया गया था। टेस्ट की वहाँ पर बात की गई थी कि टेस्ट किया जा रहा है, जबकि भगवान को अगर, गॉड को अगर सब कुछ पता है तो फिर टेस्ट क्यों ले रहे हैं? अगर गॉड को, इफ गॉड नोज एवरीथिंग, तो पास कौन होगा फेल कौन होगा ये तो उनको पता ही है, तो वहाँ पर टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? तो यहाँ पर जो कार्मिक साइकिल है उसकी बात आती है। जो जस्टिफाइबल है वो है कार्मिक साइकिल, कि जो पुराना बैगेज है वो यहाँ पर लेकर चल रहा है। खैर, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सपेक्टिव था, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था, ये एक ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। यहाँ पर डज गॉड एग्जिस्ट जो है वो यहाँ पर नलीफाई हो जाता है। यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ की बात आती है। मुझे ये एक चीज़ जो है उसकी शिकायत है कि जो गाज़ा में बच्चे की डेथ हो रही है उसकी बात की, लेकिन क्या इजराइल में बच्चों की डेथ नहीं हो रही है? वहाँ की बात क्यों नहीं की? वहाँ पर जो पैलेस्टीन है वहाँ की बात हो रही है, लेकिन इजराइल में भी जो बम फूट रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? तो ये चीज़ मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया कि जस्टिफाई किया गया, हमास के द्वारा जो किया जा रहा है वो जस्टिफाइबल है, वो सही है। तो आप अगर बात कर रहे हो एक जगह बच्चों की डेथ होने की, तो आप दूसरी जगह क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जीव है। अब गॉड जो है उनके तो सब है, तो फिर वहाँ पर ये डिस्टिंग्विश जो है वो करना डिबेट में मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। ये बात भी सही है। और क्योंकि आपने मैप की बात की तो मैं मैप से ही शुरू करता हूँ एंड देन आई विल इवेंचुअली एंड अप टू दैट पॉइंट। तो जैसे इन्होंने एक रिपोर्ट बताई, मौलवी साहब ने रिपोर्ट बताई कि मैं एक रिपोर्ट घर से नहीं लेके आया हूँ, यूएन से लाया हूँ। लेकिन अगर जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने घर से ही लाई है ये रिपोर्ट, क्योंकि 2023 में एक ये जो रिपोर्ट ये कोट कर रहे थे, एक 2023 की यूरोपियन कंट्री क्राइम रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि 1 लाख वुमेन का जब सर्वे किया गया तो उनमें से 54 लेडीज़ ने बताया था कि हमारे साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को भी आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यहाँ पे बताई गई है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन जेस्चर्स और वर्ड्स भी थे। ऐसा नहीं कि उनके साथ रेप ही हो रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट। फिर 20 लेडीज़ जो थी आउट ऑफ 1 लाख, उन्होंने कहा कि हमारे साथ में जो है रेप जैसी केसेस हुई है। लेकिन
जिन कंट्रीज में ये सर्वे हो रहा था वहाँ पे अगर बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड भी अगर उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ करता है तो उसको भी रेप माना जाता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट ऑफ वर्ल्ड ये कंपेयर कर रहे थे, क्या वहाँ ऐसा है? वहाँ पे तो वाइफ्स को फार्म की तरह देखा जाता है, उनको रिप्रोडक्टिव मशीन्स की तरह देखा जाता है, उनके वहाँ पे कोई राइट्स नहीं है, उनको जहन्नुम में पूरे राइट है सिर्फ। और उनको बोला जाता है कि आपको, और इनको तो भी बहुत सारी बेनिफिट्स मेल्स को मिल जाते हैं जन्नत में, और इनको तो कुछ नहीं मिलता, इनको छोटी छोटी बातों पे जहन्नुम मिल जाता है। और वहाँ पे आप बताओ कि जहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ भी आपको अगर आपके हस्बैंड से या फिर भाई से या फिर बड़े किसी से एक लड़की को करनी पड़ रही है, तो वहाँ पे रिपोर्ट्स रजिस्टर होंगे या नहीं? ये वेस्टर्न कंट्रीज में रिपोर्ट्स रजिस्टर हो रहे हैं, वहाँ पे उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने अन्याय के लिए, अपने खिलाफ अन्याय के लिए लड़ सके। तो ये दोनों को पैरेलली कंपेयर करना, उसमें ही एक बहुत बड़ी गलती है। बेसिकली मतलब ऐसा हो गया कि दिल्ली और जो केरला है वहाँ पर ज़्यादा रजिस्टर होते हैं केसेस, जो क्राइम केसेस है उत्तर प्रदेश में अगर कम हो रहे हैं तो मतलब उत्तर प्रदेश जो है वो क्राइम वहाँ पर होते ही नहीं है। राइट, ऐसा कंसिडर कर लेना, ऐसा ही कुछ। और उन्होंने जो 81% बोला था, 81% का मेरे को तो वो आंकड़ा कहीं पे दिखा नहीं, 31% जरूर दिखा, शायद वो 3 को 8 की तरह उन्होंने देख के पढ़ लिया होगा। तो वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हाउस में वगैरह बात की गई थी। दूसरी बात आती है कि हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कर्म की बात की, कर्म की जब हमने बात की तो उसमें एक श्लोक आता है भगवद गीता में, जिसमें बोला गया है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो इस श्लोक के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ऐसा इसमें कहा गया है कि जो भी प्रकृति में हो रहा है अहंकार के कारण हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं कर रहे, ये प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। तो ये 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस एंड तम। और तमस मतलब इनर्शिया है, जो इनर्शिया की फिजिक्स बात करता है, राइट। तो तमस से ही मैं स्टार्ट करूंगा कि तमस वो होता है कि जिसमें आप एकदम लेथार्जिक फील करते हो, आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ चेंज करने के लिए आप में एनर्जी होना आवश्यक है, और आप में एनर्जी फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो आप अगर प्लेजर भी लाइफ से कुछ डिराइव करना चाहते हो तो वो प्लेजर भी इस तरीके से होता है कि आपको बस कम एफर्ट्स में सब करना है, आप बस लेटे पड़े रहना चाहते हो। जो ड्रग एडिक्ट्स हो गए, या फिर अल्कोहलिज्म हो गया, या फिर जो टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि जब एक एनिमल के ऊपर वो सब प्रोसेस होती है, राइट फ्रॉम जब आज हम देखते हैं कि उनको कितने कंजस्टेड प्लेस में रखा जाता है, जो मॉडर्न फार्म्स होते हैं, तो वहीं से एक निगेटिव एनर्जी बिल्डअप उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है, और वही निगेटिव एनर्जी बिल्डअप फिर हमारे बॉडी में जाके आता है, जो एक बायो एक्यूमुलेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन, एक हम देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स कैसे, तो वो एनर्जी पे भी लागू हो जाती है। तो इनर्शिया में ऐसा हमारे भगवद गीता में कहा है 14th चैप्टर में, कि जब आप इनर्शिया में डेथ आपकी होती है, अगर आप तमस में प्रवृत्त है और उसके बाद अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप एनिमल्स के फॉर्म में चले जाते हैं। मतलब ह्यूमन हो लेकिन तमस में हो तो एनिमल, क्योंकि आपकी एनिमलिस्टिक ही टेंडेंसीज है। तो उसके बाद जब मेरे माइंड में था कि एनिमल्स के साथ में इतना क्रूएल्टी अत्याचार होता है, तो तब मुझे जाके पता चला कि ह्यूमंस भी एनिमल हो सकते हैं। फिर आता है रजस। रजस मतलब इज मोड ऑफ पैशन, जिसमें क्या होता है कि आप किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट हो। क्यों पैशनेट हो? क्योंकि आपके कुछ वर्ल्डली डिजायर्स है, आपकी ग्रीड है फॉर मोर पावर, फॉर मोर मनी, फॉर मोर फेम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आप रेस्टलेस होते हो कि आपको वो चीज चाहिए एनी हाउ, दिस इज रजोगुण। देन होता है सत्वगुण। सत्वगुण में आपके अंदर ये सारे जो है, आपके अंदर सत्वगुण में भी डिजायर्स होती है, बट ये डिजायर्स कैसी होती है? टू गेन नॉलेज, टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी। मतलब आप अपने आप को हेल्दी, सब खुद के ऊपर फोकस्ड आपकी ये जो सत्व गुण में होती है। लेकिन तीनों गुण जो है बाइंडिंग ही होते हैं, और इसके हिसाब से फिर हमारा सब कुछ होता है। तो क्लियरली बताया गया है कि जो भी व्यक्ति करता है वो अपने गुणों के हिसाब से करता है। और भगवद गीता में एक श्लोक आता है कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा। काम होता है मतलब डिजायर। अगर डिजायर थोड़ी सी छोटी सी भी डिजायर है कि यार चाय नहीं मिली, तो वो डिजायर थी, लेकिन वो डिजायर नहीं हो तो क्या हुआ? फिर
दुख होने लगता है, क्रोध होता है, क्रोध, फिर रजोगुण होता है, पैशन आता है, और फिर इग्नोरेंस जो है वो बढ़ते जाता है। तो बेसिकली हर चीज क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर, माइन्यूट लेवल पे सटल तरीके से हमारे स्क्रिप्चर्स में समझाई गई है। जब आप बोल रहे हैं कि गॉड को फिजिकल या एम्पेरिकल तरीके से नहीं गिन सकते, एक पॉइंट जो हम सब मिस कर रहे हैं कि आप डिफाइन तो करो पहले व्हाट इज गॉड। विदाउट डेफिनेशन आप कैसे उनको ढूंढोगे? हमारे यहां पे तो क्लियरली डिफाइन किया है ना कि कॉन्शियसनेस है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो न मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। हम क्या है? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। बताया गया कि शिव क्या है? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। आपका चित्त जब आनंद में है, सत चित आनंद, श्रीमद् भगवतम में पहले डिफाइन किया है। नारायण क्या है? सच्चित आनंद। तुम्हारा चित्त जब आनंद में है तो आप उनके करीब हो जाते हो। तो जब आप प्योरली आनंद हो, इन ब्लेस, तो वो भगवान है। तो ये चीज तो ये डिफाइन नहीं कर पाए और करी इन्होंने, और चले बड़े भगवान को प्रूव करने, राइट? ये एक चीज हो गई। और एक पॉइंट जो मुझे जावेद अख्तर साहब ने कहा कि वहां पे इनजस्टिस हो रहा है। अग्रीड, बहुत बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इनजस्टिस हो रहा है तो भगवान नहीं है, लेकिन उसी पॉइंट पे पैरेलली किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जस्टिस हो रहा होगा, तो फिर क्या वहां मान लेंगे वहां भगवान नहीं, यहां भगवान नहीं, यहां भगवान है? पैरेलली ऐसा तो होगा नहीं। एंड मौलवी साहब भगवान के या फिर गॉड के अस्तित्व को प्रूव करने के लिए बड़े कॉज एंड इफेक्ट दिए जा रहे थे, लेकिन जब गाजा की बात आती है तो आई एम वेरी शॉक्ड कि वहां पे कॉज एंड इफेक्ट क्यों नहीं दिया गया। वहां पे भी देना चाहिए था, क्योंकि ये जो गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एज यू हैव मेंशन्ड कि इजराइल में भी बच्चे मरे, हिस्टोरिकली मरे, अभी से नहीं। देयर वॉज अ रीजन कि उन्हें नाजी जर्मनी में मरना पड़ा था, क्योंकि खुद का घर तो था ही नहीं ना। खुद के घर से तो भगा भगा के मारा था उनको। उनके घर, जो हम अगर हिस्ट्री देखते हैं तो इस हिस्ट्री में तो इस्लाम में और जूस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट तो हिस्टोरिकली चलता आ रहा है। कई स्क्रिप्चरल बेसिस भी दिए जाते हैं कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि क्यों जूस एनिमी है और क्यों जूस के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब उनके घर से उनको भगा दिया गया, और फिर क्योंकि वो खूब उनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ था, तो जहां भी वो रहते थे वहां पे वो बहुत अफ्लुएंट होने लगे, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा था नहीं वहाँ वहीं पे रहने के लिए। जैसा उनका कल्चर वगैरह उतना अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते थे। कहीं आप नई सोसाइटी में जा रहे हो तो आपको उनके तरह रहना पड़ता है, तो वहाँ पे अफ्लुएंट होने लगे। फिर उनके खिलाफ जेलसी होने लगी, और हर चीज़ का जो जड़ है इनको ही माना गया नाजी जर्मनी में, और उनके साथ में उतना अत्याचार हुआ। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि हमें अपना घर चाहिए, जो हमारा हिस्टोरिकल जो लैंड था जहाँ से हम आए थे वही हमको जाना है। इसीलिए फिर वापस जाने की बात की गई। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन एज ह्यूमंस क्या उनको अपना देश मांगने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपना जहाँ पे वो पुराने समय से रहते थे वहाँ रहने का अधिकार नहीं है? और उनके हिसाब से जो नए रिलीजन्स आए थे वो तो तब एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और वो रिलीजन जो उनका है वो तो सबसे मतलब बहुत पुराने प्रॉफिट है उनके, वो भी अच्छा खासा पुराना रिलीजन है। तो ये बात आती है। आगे बात आती है कि वहाँ पे हमास को चुन के दिया था वहाँ के लोगों ने, और उसके गाजा पट्टी के तो वहाँ पे जो मॉस्क्स है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो उनके ही अंडर होता है, तो क्या उनका दायित्व नहीं था कि हम एजुकेट करें वहाँ के लोगों को कि आपको क्या करना है? आपको डेवलपमेंट को वोट करना है, आपको मॉडर्न साइंस, क्योंकि अब तो आप साइंस को यूज करना चाहते हो अपने भगवान को प्रूव करने के लिए, तो फिर आपने वहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए था कि आप साइंस की ओर चलो, आप इनोवेशंस की ओर चलो, आप टेक्नोलॉजी की ओर चलो, आप मॉडर्न ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज की तरफ चलो, रैशनैलिटी इसकी तरफ चलो। लेकिन वहाँ पे हमास को चूज किया गया। उस हमास को अगर मैं आपको उसका आर्टिकल गिनाऊं ना हमास के कॉन्स्टिट्यूशन का, तो विल बी शेकन। मैं तो शेक हो गया था। एंड ये आर्टिकल
हमास का क्लेम है कि वो साही अल बुखारी से लिया हुआ आर्टिकल है, एंड आई कोट, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम until Muslims fight Jews and kill them. Then the Jews will hide behind the rocks and the trees, and the rocks and trees will cry out, "O Muslim, there is a Jew hiding behind me. Come and kill him." Unquote. Again एक दूसरा आता है जो आर्टिकल 6 में, and I quote, Islamic resistance movement is a distinguished Palestinian movement whose allegiance is to Allah and whose way of life is Islam. It strives to raise the banner of Allah over every inch of Palestine. Unquote. ये थिंकिंग है, ये उनका आर्टिकल है, और ये जाहिर है। ऐसा जब हम बोलते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर आइडियोलॉजी समझे तो उनके मैनिफेस्टो को पढ़ो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। ये हमास का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये इनहेरेंटली दे वांटेड टू वेज वॉर। ये पार्ट तो देखी नहीं जा रही कि क्यों ईरान उनको सपोर्ट करता है, बिकॉज अगेन आपने भी बात की थी वो कि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट कंपनीज चाहते हैं। वो अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर जियोपॉलिटिकल जो सिनारियो है वो पूरा आ जाएगा। किसी को वॉर कंटिन्यू रखना है, आर्म्स अपने सप्लाई करते रहने, बिजनेस चलाना है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। बट यहाँ पर जो आम जनता है उन तक ये एटलीस्ट ये पहुँचना चाहिए कि जो मतलब इस तरह की चीज़ें करे वो सपोर्ट ना करे। खुलकर अगर कोई ऐसी बात करे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। आई एम शॉक टू सी कि इसके ऊपर दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि इट इज अ फार डीप रूटेड प्रॉब्लम। सो बेसिकली इट इज अ वेरी डीप प्रॉब्लम जो कि गॉड के प्रूफ वाले वीडियो में तो नहीं होनी चाहिए थी। तो इसीलिए ये जो डिबेट थी काफ़ी शैलो लगी। और शायद उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अभी वीडियो हुआ है इससे और एक नया पर्सपेक्टिव जो है वो भी मिला होगा। और मौलवी साहब से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आगे अगर ऐसी किसी डिबेट में आप जाए तो एक पर्टिकुलर नहीं, बाकी जहाँ भी आपको, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हुआ, वो सौरभ भाई का भी गलती थी कि आप ऐसी डिबेट में एक पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप किसी व्यक्ति को नहीं बुला सकते हैं। तो ऐसी जब डिबेट हो तो एक और अच्छी तरीके की डिबेट जो है वो अरेंज की जाए। ऐसी हो रही है तो यही उम्मीद की जा सकती है। और बाकी जो लोग हैं उनको वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर ज़रूर कर दें मित्रों।